आज हम प्रस्तावना को जानेंगे पूरा कि प्रस्तावना भारत का जो संविधान है उसमें लिखा गया प्रस्तावना में हर एक शब्द का क्या मतलब है, इस पर रिलेटेड कितने क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है घुमाकर, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है कि प्रस्तावना जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। हमारी जो भारत के संविधान में लिखी गई प्रस्तावना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी प्रस्तावना स्टार्ट हो रही है वो हो रही है हम भारत के लोग। तो ये याद रखिएगा, जो प्रस्तावना का स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की वंदत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवाद 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब आप कहेंगे ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन ही क्यों, ये है नॉर्मली जो अक्सर पूछ लेते हैं। अब जो लोग CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है। उनके लिए यहाँ पर हर एक शब्द का क्या मीनिंग है, ये जो शब्द यूज़ करे गए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना, इन शब्दों का क्या मतलब है। इन शब्दों का संविधान में जो लिखा गया है हर एक शब्द का अपना एक महत्व है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है किस तरीके से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, यहाँ पे हर एक शब्द को बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपके माइंड में प्रस्तावना रहे कि हाँ प्रस्तावना में क्या कहा गया है। प्रस्तावना को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की मदद बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में, अब जो जिस तारीख को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और लागू कब किया गया था, 26 जैन 1950 को। तो यहाँ पर वो डेट लिखी हुई है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान को प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तावना को प्रेजेंट किया गया था। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बार मैंने आपको इसलिए यहाँ पे पूरा पढ़ के बता दिया कि हाँ आपके माइंड में हाँ ये आ गया, हाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब, राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखंडता, ये शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। अगर हम प्रेम्बल की बात करें, इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। इसे संविधान की कुंजी भी माना गया है, कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा जब भी आए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, प्रस्तावना के जो 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या है, प्रस्तावना की जो शक्ति है वो है हम भारत के लोग, जनता के बारे में, यहाँ पे लोगों के बारे में, लोक प्रभुत्ता के बारे में कहा गया है। शासन की शक्ति की बात करें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त,
इसका हर एक शब्द का मीनिंग है, माइंड में रखिएगा। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा समाजवाद का क्या मीनिंग है, उसके ऑप्शन दे रखे जाएंगे, तो आपको सही उसका मीनिंग डिस्क वहाँ पे टिक करना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त। अब समाजवाद भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, अहिंसा, ठीक है। आवश्यक श्रम की हम बात करें, हम 10 घंटे तक काम है, कार्य अनुसार वेतन 10 घंटे के लिए। ये उन शब्दों के बारे में उस समय की बात की जा रही है जब प्रस्तावना को लिखा गया था, उसमें संविधान में जोड़ा गया था। तो उस समय किन किन शब्दों का क्या क्या मीनिंग था। बहुत से चीज़ें अगर चेंज होती हैं तो हम उनको भी पढ़ेंगे और उनके अमेंडमेंट ईयर और नंबर को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम हर शब्द का मीनिंग पढ़ लेते हैं। फिर है पंथ निरपेक्ष। आपने एक शब्द देखा होगा यहाँ पे संविधान में, जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, समाजवाद हमने देख लिया, हम भारत के लोग देख लिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देख लिया। अब हम पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में देखेंगे। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है। ऐसा नहीं है अलग अलग स्टेट है तो अलग अलग वो धर्मों को फॉलो करेंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी उनके अनुसार। नहीं, भारत पूरा एक है, वहाँ पे जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सबके लिए समान अधिकार हैं, समान अवसर हैं, समान कानून हैं। धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मीनिंग है राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचक होगा। राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचक होगा, नियत समय के लिए होगा। लोकतंत्र है मीन्स वो निर्वाचक जो होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता का सेवक होगा, जनता के लिए काम करा जाएगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा। अगर वो उस टाइम पीरियड में अच्छा काम करता है तो दोबारा उसे खड़े होने का, चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। अगर अच्छा काम करेगा तो जनता दोबारा चुनेगी, नहीं काम करेगा तो नहीं चुनेगी। इसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास रहता है। डायरेक्ट जनता के द्वारा सीधा नियंत्रण, हम देखा जाए हम ही लोग तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो कैंडिडेट कर रहे होते हैं उनको हम लोग वोट देते हैं, तो हम लोग जनता द्वारा डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। अप्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमने जिन्हें लोकसभा में चुना है, हमने जिन्हें विधानसभा में चुना है, वो आगे चलकर जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं उनको वो आगे चलकर और लोगों को चुनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही चीज़ें हैं। वे आपने किसी पर विश्वास किया, उसने आगे चलकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी और को भी आगे लेके आया। तो यहाँ पे आप राज्यसभा की बात कर ले या विधान परिषद की बात कर ले, तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिएगा कि हर एक शब्द का क्या मीनिंग है। संविधान का स्वरूप की बात करें, नेक्स्ट संविधान का स्वरूप तो न्याय के आदर्श रूपी क्रांति, अगर हम देखें ये लिया गया है 1917 से। इसमें संविधान का स्वरूप न्याय। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्टिस, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे सारे जो लोग इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए, अगर एक बार आपको मीनिंग क्लियर है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो आप आराम से टिक कर सकते हैं क्या है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सामाजिक मतलब संविधान का स्वरूप है न्याय, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जनजात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर अगर हम देखें आपका 14 से लेकर 18 में इसी के बारे में जिक्र है। सबसे पहला जो हमारा अधिकार है उसमें यही सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप, स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑलरेडी वहाँ पे भी मेंशन है, आपका प्रस्तावना में भी यहाँ पे है कि हाँ इसके लिए न्याय प्रक्रिया है। अगर किसी के साथ ऐसा किया जाता है तो वो न्याय के द्वारा जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है उनको न्यायालय में जाकर रख सकता है। आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में। आर्थिक अधिकार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान
चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। राजनीतिक सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार है। ऐसा नहीं है ये व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से है इसी को ही आगे बढ़ने का अधिकार है, इसको नहीं। कोई भी आज के टाइम पर कोई भी जो लीडर बनने के काबिल है, अगर लगता है कि वो कर सकता है तो वो हर चीज़ को आगे बढ़कर कर सकता है। आप खुद एक पीएम एग्जाम्पल, एक चाय वाला पीएम बन सकते हैं, तो हर कोई आजकल नेता बन सकता है। इसमें कुछ नहीं है कि हाँ कि पढ़े लिखे हैं लोग ही यहाँ पे जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस कैटेगरी में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर लोगों को समझाने की, समझने की, लोगों की सहायता करने की जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये हो गया संविधान का स्वरूप। अब इसके बाद स्वतंत्रता। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द स्वतंत्रता भी यूज़ किया गया है। स्वतंत्रता हो गई है, न्याय हो गया है, विचार, ये रहा स्वतंत्रता, सामान्यता। अब इनका हम मीनिंग देखते हैं। स्वतंत्रता का मीन्स है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अब आपके ऑप्शन में पूछ लेंगे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द यूज़ किया गया है उसका क्या क्या मतलब होता है या इनमें से कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप याद रखिएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अगर ये आपको देखते हैं तो आपको ये सही में टिक करना है। विचार, चिंतन एंड मनन, मतलब कि आपको यहाँ पे बोला गया आर्टिकल नंबर 19 अगर आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स का, आपको सभा संघ बोलने का अधिकार है, सभा संघ बनाने का अधिकार है, इधर से उधर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने का, रहने का, आपको क्या है व्यापार करने का अधिकार है। ये सारे 19 आर्टिकल्स में है हमारे राइट्स। 19 आर्टिकल ही है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप देखिए आर्टिकल नंबर 19 ही हमारा दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। और समानता का अधिकार जो अभी हमने देखा था वहाँ पे हमारे रहते हैं 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 ये रहा आर्टिकल्स जिसमें आ जाता है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपको यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आपका ये 19 है, ये 19 है, 19 से 22 तक। अभिव्यक्ति, अपनी बात को रखने का, बोलकर, लिखकर, संकेत। देखिए आज जगह जगह पे धरने होते हैं, लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है। गांधी जी का आपने सुना है कि आप अहिंसा का मार्ग ना अपना के हिंसा का मार्ग ना अपना के अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो मतलब शांतिपूर्वक अपनी बात को रख सकते हैं। तो लोग धरना देते, जंतर मंतर पे बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। विश्वास, धर्म, उपासना, धर्म को व्यवहार में लाना, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हर एक शब्द का मीनिंग है। समानता, ये देखिएगा समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं समानता के अधिकार में 14 to 18। 14 to 18 समानता का अधिकार हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोनों देखिए आर्टिकल ही, मैं आप कहेंगे प्रस्तावना में आर्टिकल मैम क्यों समझा रही है, इसलिए कि आपको ध्यान रहे कि हाँ हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तो उसमें स्वतंत्रता शब्द दे रखा था, तो आपको आर्टिकल्स याद आ गया ना कि हाँ आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था 19 में बोलने का अधिकार, ठीक है, अपनी बात को रखने का, सभा संघ बनाने का अधिकार है। तो वो आपको ये पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे माइंड में। अब यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल नंबर 15 और 16, ठीक है, प्रतिषेध और अवसर। प्रतिषेध मतलब कि किसी चीज़ को मना करना, रोकना कि हाँ ऐसा नहीं करा तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर गलत किसी के साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसी भी जाति धर्म के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, लिंग के नाम पर, पहले मेल फीमेल के नाम पर, काला गोरा है, इस जात का है, लोगों को तो मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था पहले कि आप मंदिर में नहीं जाइए, आप निम्न जाति के लोग हैं। तो इस तरीके का अगर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो वो आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट सुप्रीम तक कंप्लेन कर सकता है, जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी, मतलब कि आज समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ
कि कोई पंडित है, ठाकुर है या उच्च जाति के लोग, राजा महाराजा ही IAS का एग्ज़ाम देंगे, वही IAS बन सकते हैं, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं या वही राजनीति में जाएंगे। यहाँ पर सभी के लिए क्या है, समान अधिकार हैं, समान अवसर हैं। बस आपको अपने राइट्स मालूम होना चाहिए, प्रस्तावना में क्या लिखा है वो मालूम होना चाहिए। आप अपने अधिकार के अनुसार आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, समान अवसर है, सभी लोगों को समान अवसर दिया गया है संविधान में। फिर है बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता और अखंडता। अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट में लाइन यूज़ की गई है, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर क्या हो गया था, रेडी हो गया था। तो अधिनियमित तिथि 26 नवंबर 1949, तो ये तो आपको माइंड में रहता ही रहता है कि हाँ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसे लागू किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 में। वो भी इसलिए कि 1930 में और फ्लैग फहराया था और वहाँ पे बोला गया था कि हम इस दिन ही, इस तिथि को ही हम क्या करेंगे, अपना दिवस बनाएंगे स्वराज्य के रूप में। तो वो उसलिए वो 26 जनवरी का वेट किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन, ये याद रखिएगा, नोट यहाँ पे दे रखा है इसलिए मैंने। प्रस्तावना संविधान का अंग है, हाँ। केशवानंद भारती बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आएगा। प्रस्तावना में क्वेश्चन, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत जगह से बने हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड है वो यहाँ से आया है। केशवानंद भारती बात 1973, ईयर याद रखिएगा 1973। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, हाँ संशोधन किया जा सकता है, फिर कह रहे नहीं किया जा सकता है, चीज़ों को बदला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। तो फाइनली जो एक कंक्लूजन निकला है केशवानंद भारती बात में 1973, ठीक है, बात मतलब केस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कहा गया है भाई, प्रस्तावना में जो लिखा गया है, देखिए सब कुछ लिखा गया है, भारत की जनता के बारे में बोला गया है, उनके राइट्स के बारे में बोला गया है। हर एक शब्द का इतना महत्व है कि उसमें उन्होंने कहा है आप अमेंडमेंट करिए और चीज़ों को जोड़िए, मगर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे हटाइए मत। उसके समान आप कुछ ला सकते हैं, ठीक है, आप उसके सामने ला सकते हैं, मगर उसको बिल्कुल भी रुको मत करिएगा। तो आई होप यहाँ पे इस शब्द का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, क्या है क्या नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट 42nd संविधान संशोधन 1976। 42nd संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42nd संविधान संशोधन 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। लाइन याद रखिएगा, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं, ये नहीं कि पूरी आप परिभाषा ही उसका चेंज कर दें, ठीक है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान का उद्देश्य केवल है शासन व्यवस्था बनाना नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान एवं बंधुत्वपूर्ण समाज की स्थापना करना है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है। संविधान में पूरा संविधान का परिचय किसमें दे रखा है, प्रस्तावना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है संविधान का परिचय किसे बोला गया है, तो प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। हमारे संविधान का मूल भावना को दर्शाती है क्या, प्रस्तावना। हमारे संविधान की मूल भावना को है ना दर्शाती है क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना ना तो कानून बनाती है, ना ही किसी अधिकार को कम करती है। यहाँ पे ये नहीं कि प्रस्तावना ये करिए, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। उन्होंने एक पूरा हमारा जो संविधान है उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, जो शब्दों का मीनिंग है, वो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से निचोड़ पूरा प्रस्तुत किया है। तो आई होप आपको हर एक शब्द का मीनिंग यहाँ पर क्लियर
हो गया होगा। तो यहाँ पे हर एक शब्द का अपना अपना मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला गया है। इसके साथ साथ अगर आप फंडामेंटल रेमेडीज़ को जब आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत से अभी स्टूडेंट के माइंड में आ जाएगा, अरे संविधान की आत्मा तो रेमेडीज़ को बोला गया है, जो हमारे इस भारत जो हमारी क्या है अधिकार है, राइट्स हैं, करेक्ट है, उसे B.R. अम्बेडकर ने बोला है संविधान की आत्मा, जो हमारी रेमेडीज़ है फंडामेंटल राइट्स की। तो यहाँ पे आ जाइएगा, ये सारे मैंने आपको एक शॉर्ट्स में दे दिया है, इसको आप जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये पॉइंट है जो हमें माइंड में रखना है। जैसे कि 42 अमेंडमेंट याद रखिएगा 1976 में हुआ था, मैंने आपको याद कराया था 4+2, तो हमारा क्या है 1976, 46 को हम लोग 4+2 करेंगे। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 3 शब्द जो जोड़े गए हैं वो किस अमेंडमेंट के द्वारा, 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। एक ये पॉइंट रखिएगा। और हम भारत के लोग से ये स्टार्ट होती है, और शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता, शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता, जिसमें अब इन शब्दों का मीनिंग पूछा जाता है, जो मैंने आपको हर एक शब्द का मीनिंग आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे देखिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अंगीकरण देखें तो यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, तो ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946, या डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आती है। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो प्रस्तावना का क्या बना, आधार बना। 22 जैन 1947 संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, जो कि प्रस्तावना का आधार बना है, उसे 13 दिसंबर को प्रेजेंट किया गया था 1946 में। अगर देखा जाए आफ्टर 1 ईयर 22 जैन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आप 1 ईयर का गैप लेके याद करिएगा, मतलब एंडिंग था, उधर एंडिंग था, 1 ईयर तो पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिसंबर था, दिसंबर जनवरी, 1 ईयर मतलब कि ईयर 46 से 47 पूरा ईयर नहीं लगा है, ईयर चेंज हुआ है। फिर 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित किया गया। तो ये रहे हमारे 3 डेट्स, 13 दिसंबर, 22 जैन एंड 26 नवंबर। 26 नवंबर तो याद ही रहता है। संवैधानिक महत्व और न्यायिक व्याख्या, यहाँ पे अगर हम देखें केशवावाद, यहाँ पे केशवावाद जो है भारतीयवाद 1973, ये याद रखिएगा। इसे संविधान का क्या कहा गया, अंग स्वीकार किया गया। संविधान का अंग है क्या, प्रस्तावना, इसमें नहीं माना गया था, इसी का यहाँ पे क्या किया गया, विरोध किया गया था। तो ये बहुत कम आता है, तभी आपको याद रखना है। बेकवारीवाद 1960 में इसे संविधान का अंग नहीं माना गया था। किसे, इसे मतलब संविधान का अंग किसे माना नहीं गया था, प्रस्तावना की बात की जा रही है, प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था। फिर केशवानंद ने इस पर केस करा, फिर बाद में हाँ इसको माना गया है। तो आई होप यहाँ पे जितने भी मैंने आज पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। जो इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स है सभी आपके साथ शेयर करे हैं। अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज़ हैं प्रस्तावना से रिलेटेड, अभी हम आपके साथ जो MCQ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और पूरे सेशन में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करते हैं इसके MCQ और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।